नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। दीपावली की पावन पर्व श्रृंखला के दौरान विज्ञान पत्रिका के लिए प्रासंगिक आइटम्स खोजना किसी भी प्रसारण कर्मी के लिए चुनौती भरा काम हो सकता है। कहने का मतलब है कि साहित्य या संस्कृति पत्रिका का समय होता तो दीपों या रोशनी के सार को ही लेकर अनेक बिंदु मिलते, कई दरवाजे खुलते, परत दर परत। तो अब क्या किया जाए? गहराई से सोचें तो ऐसा कुछ नहीं है। हौसला रखो। विज्ञान समय के साथ खुद अपनी राह बना लेता है, क्योंकि विज्ञान का मूल आधार स्तंभ है दुनिया का सबसे अनमोल डायमंड। हीरा? मतलब कोहिनूर जैसा, या लेटेस्ट वाला गोल्डन कनेरी डायमंड? इन दोनों से भी अनमोल। मतलब? मैं ये कह रही हूँ कि विज्ञान का मूल आधार स्तंभ है तर्क, यानी प्लेन सिंपल लॉजिक, जो किसी भी हीरे से कहीं ज्यादा अनमोल है। समझ गया। तभी तो तर्क जैसे ही हीरे का इस्तेमाल कर मैंने कैलेंडर को खंगाल डाला। खजाना ही हाथ लगा समझो, जैसे अफ्रीका के कोई हीरे की खान हाथ लगी हो। अब पृथ्वी पर हीरों की उत्पत्ति के रहस्य को किसी और अंग के लिए रहने दो। कोई सामान्य तार्किक बात कहो। ठीक है, तो सुनो। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, नेशनल लाइट हाउस डे और नेशनल फायर प्रिवेंशन वीक ऐसे कुछ दिवस हैं जो हमारी पत्रिका के इस अंग के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। मजे की बात है, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की थीम है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खैर, इस समय इसी माह में आने वाले नेशनल फायर प्रिवेंशन वीक की थीम है लर्न फायर सेफ्टी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी इस समय और भी प्रासंगिक। मान गए तुम्हारे तर्क भरे अनुसंधान को। ये मत भूलो कि साथ साथ तुम्हें खबरों पर भी पैनी नजर रखनी चाहिए। अच्छा। वैसे भी इस माह ही हमने धन्वंतरी जयंती मनाई, यानी पिछले कुछ वर्षों से हमारा आयुर्वेद दिवस। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी संभव हो पाएगी। बड़ी बातें करते थे ना तुम मॉडर्न स्पोकन हिंदी को लेकर। मुझे तो लगता है अगर हमारी हिंदी का आधुनिक अवतार देश के कुछ और टैलेंटेड छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई की ओर अट्रैक्ट कर पाता है तो आने वाले समय में हमें और अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे। बेशक वो साहित्यिक स्तर के अंग्रेजी ना बोल पाते हो तो क्या हुआ। सही कहा। और मिशन लाइफ जैसे बड़े इवेंट के लेटेस्ट वीडियोस देखोगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे देश की परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे निहारता है, UN के स्तर पर भी। सुनते रहिए राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। आज सीधे शुरुआत करते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान शिक्षा के बिंदुओं पर AICTE के इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन के राष्ट्रीय समन्वयक IIT के प्रोफेसर गंटी सूर्यनारायण मूर्ति से पूछे गए कुछ अहम सवालों के साथ। बस कुछ अंश तमसो मां ज्योतिर्गमय। महाभारत के बारे में जो बोला जाता है उससे मैं बोलूँगा, यन्न भारतम तमन्न भारतम। जो भारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो भारत में है वो सब जगह है। तो हमने प्रकृति के छोटे से छोटे विषय के बारे में सोचा है और प्रकृति के बहुत बड़े बड़े विषय के बारे में सोचा है और उसके परे भी सोचा है। तो ये हमारी विशेषता रही है। ऐसा कोई विषय है ही नहीं हमने जिसके बारे में हमने एटलीस्ट सोचा ना हो। आप कृषि की बात कर सकते हैं, चिकित्सा की बात कर सकते हैं, आप अपना जीवन शैली की बात कर सकते हैं, या वैज्ञानिकता रसायन शास्त्र की बात कर सकते हैं, या कलाओं 64 कलाओं के बारे में बात कर सकते हैं, और वेद पुराण उपनिषद तो है ही, और साहित्य के बारे में तो आप क्या कहें। बात करते हैं जब भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो हम बोलते हैं कि हमारा प्रश्न उठाने वाला सिविलाइजेशन था। हमारी परंपरा ही प्रश्नों से भरी हुई थी। हमने कभी किसी चीज़ को
इसलिए स्वीकार नहीं किया कि किसी ने बताया है, हमने प्रश्न किया सब पर और उसका अनुभव होने पर ही हमने उसको माना है। तो आप देखिए, अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर उसको देखेंगे तो 3 चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। एक है, अगर आप अपना हम लोगों का भी जो डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी है, जिस तरह से ग्रोथ की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो अनसस्टेनेबल ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इसी बात पर जाएंगे हम तो आगे के 30-40 साल में हमारा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। ये पहला सवाल है पूरे ह्यूमैनिटी के सामने। दूसरा, इवन जो हमारे जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, भारत की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, बाहर वेस्टर्न देशों जिनको हम डेवलप्ड देश बोलते हैं, विकसित देश बोलते हैं, वहां पर भी आप देखेंगे तो ये जो आर्थिक असमानताएं हैं, जो बहुत से गरीब लोग हैं और बहुत से अमीर लोग हैं, और इन दोनों के बीच में जो असमानताएं हैं, विषमताएं हैं, वो बहुत बहुत बढ़ रही हैं और इसका कोई हल नहीं है दुनिया के पास। तीसरा, अगर हम पर्सनल लेवल पे हमारे आरोग्य या हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें देखेंगे कि हमारा जो आजकल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वर्ल्ड ओवर पूरे दुनिया में फेल हो रही हैं। क्यों? वो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, बीमारी आने के बाद उसको कैसे उसको इलाज किया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ना कि इस पर कि बीमारी हो ही नहीं। प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये 3 एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है फॉर दिस वर्ल्ड: एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड सोशल सिस्टम्स एंड हेल्थ केयर एट ए पर्सनल लेवल। ये तीनों का भारतीय दृष्टि ज्ञान परंपरा से हम 3 चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं। उसकी विशेषताएं क्या है? क्योंकि ज्ञान परंपरा, कोई पूछ सकता है कि ज्ञान तो ज्ञान है, इसमें भारतीय क्या है? तो 3 चीज़ें के बारे में मैं उल्लेख करूंगा। पहला ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक अनोखा दृष्टिकोण देता है जो यूनिक है। क्योंकि जब हम इवन साइंस की बात करते हैं तो मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो जिस सिविलाइजेशन से, जिस सभ्यता से वो आते हैं, उसकी उपज होती है। जबकि मेथड जो है वो हर दुनिया में हर जगह काम करेंगी। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए प्रयोगशाला में, वो तो हर जगह काम करेगा, लेकिन जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वो दृष्टिकोण अनोखा है। और उससे हमको जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसकी मैंने बात कही थी, एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक और हेल्थ केयर सिस्टम्स के, ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का अलग एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ये मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इनको साथ में लेकर ऐसे डेवलपमेंट्स हम कर सकते हैं जो सिर्फ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता। सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा को ही अगर पकड़ेंगे तो नहीं होगा। दोनों का मिलाव जो है वो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। एक एग्जांपल इसमें मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे शरीर को ही देखें तो अगर हम अपने बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम, बोलते हैं नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, और फिर हम बोलते हैं हमारे उसमें हार्ट है, लंग्स है, डाइजेस्ट ब्रेन है, किडनीज है, ऐसे ऑर्गन्स। उसके बाद फिर सेल्स तक जाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स तक जाते हैं। ये एलोपैथी का दृष्टिकोण है, ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच बोलते हैं इसको। और ये एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, जिसमें हम बीमारियों का अगर लिस्ट बनाते जाएं तो वो कभी खत्म नहीं होता है। इसके अलग से अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें इसको, आयुर्वेदा भारतीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। वो क्या करता है, इसको बॉडी को, ह्यूमन सिस्टम को, हेल्थ को डिफाइन करता है एज ए बैलेंस ऑफ वाता, पित्ता, कफा, जो त्रिदोष है, जो पंचभूत से आए हैं, उसके कॉन्सेप्ट से लेकर त्रिदोष का बैलेंस को उस तरह से कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को अप्रोच करता है। जब वो उस तरह से हम अप्रोच करते हैं तो हम कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस को, लाइफस्टाइल डिसीजेस को आयुर्वेदा से अच्छी तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जो रिडक्शनिस्ट अप्रोचेस से जो पॉसिबल नहीं है वो हम आयुर्वेदा से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन दोनों को अगर मिलाकर हम लोग देखें तो हम बहुत सारे ऐसे इवन जो हमारे पास, हमारे सामने जो सवाल हैं हेल्थ केयर के, उन सबको हल निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसमें अभी हम पेटेंट करते हैं हर एक सेल्स, हर एक ड्रग मॉलिक्यूल्स को। इस तरह से हम सबको पेटेंट करते हैं और अंधाधुंध पेटेंट करते हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो इसका अप्रोचेस एकदम यूनिक था। तो जो सबके लिए काम आते थे, जैसे आप शिक्षा की बात करें या मेडिसिन की बात करें, तो उसमें वो ज्ञान जो था, वो जो भी उसको पाने के लायक होता था उसको निःशुल्क दिया जाता था। तो एसेंशियली जो ज्ञान सबके लिए उपयोगी है उसको हम फ्री करते हैं। गुरु दक्षिणा होता था, गुरु फीस नहीं होता था। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में ये दृष्टिकोण यूनिक हो सकता है। ये पहला वाला है। दूसरा,
भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, इट इज ए होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू द लुकिंग एट द वर्ल्ड। एंड थर्ड वन ये था कि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में देयर आर इनोवेटिव मेथड्स फॉर लुकिंग एट थिंग्स एंड ऑल्सो टीचिंग थिंग्स। पेडागोजी में इनोवेटिव थिंग्स है। सो तीन चीज जो अनोखे हैं वो है भारतीय दृष्टिकोण जो अनोखा है, जो देखने जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं। दूसरा होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस। थर्ड वाला है इनोवेटिव अप्रोचेस फॉर पेडागोजी एंड टीचिंग थिंग्स। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन है, जिसके आप राष्ट्रीय समन्वयक हैं, इसके कार्य के बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराएं। हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग है, ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर काम करता है। इसके अलावा हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा अभी जो लाइब्रेरीज में तक सीमित है, उसको लैबोरेटरीज तक कैसे लेकर आ सकते हैं, बाई एनकरेजिंग न्यू रिसर्च, न्यू कैपेबिलिटीज फॉर डूइंग रिसर्च, ये सब हम कर उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो हम मानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो भारतीय भाषाओं में है और उसकी अभिव्यक्ति जो है भारतीय कल्चर से होती है। तो इसीलिए हम भारतीय भाषा समिति, जो शिक्षा मंत्रालय का दूसरा विभाग है, उनके साथ काम करते हैं। इनोवेशन सेल के साथ भी काम करते हैं। दूसरा, उच्च शिक्षा पर भी हम आज के परिप्रेक्ष्य में उस ज्ञान को कैसे यूज किया जा सकता उसमें है, भाषा भी बदलेगी थोड़ी सी, थोड़ा कंटेम्प्रेरी एक एग्जैक्टली युवाओं के। और फिर उनके लिए डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज भी बना रहे हैं। यन्न भारतम तमन्न भारतम, सभी पहलुओं पे हम उसमें रिसर्च प्रपोजल्स को सपोर्ट करते हैं। और तीसरा ये है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर हमको इंस्टीट्यूशनली डेवलप करना है तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड करना होगा। तो हम इंस्टीट्यूशन लेवल्स पे आईके सेंटर्स पूरे भारत में खोल रहे हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। अभी 13 भारत में आईके सेंटर्स हैं। आगे अगले 6 महीने में हम 40 और सेंटर्स खोलने वाले हैं। और रिसर्च प्रपोजल्स हमने अभी तक 36 रिसर्च प्रपोजल्स हमने फंड किया है। एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, इनोवेशन, एक्सेलेंस, वो सोचने के लिए भाषा बंधन नहीं है, टैलेंट हर जगह है और उसको हमको निकालना है। तो यही प्रेरणा हमको भारतीय ज्ञान परंपरा देती है। प्रोफेसर घंटी सूर्यनारायण मूर्ति, स्टूडियो में आने के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय। प्रोफेसर घंटी सूर्यनारायण मूर्ति को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश और विनोद कुमार, केंद्रीय शैक्षणिक नियोजन एकांश। विज्ञान और सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स का गहरा अनन्य संबंध है, खासतौर से जब देश में हो रहे मूलभूत अनुसंधान की बात हो रही हो। इसी सिलसिले में हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डीएसटी डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। अगर डैशबोर्ड जैसा शब्द आपके मन में उत्सुकता पैदा कर रहा है, तो आइए सुनते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के मुख्य लेखा नियंत्रक अखिलेश झा को। वैसे भी इस वर्ष के वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स के दृष्टि से देखा जाए, क्या लाभ हो सकता है इस डैशबोर्ड से? जी, पहले तो सबको नमस्कार। इस डैशबोर्ड के पीछे जो भावना है वो ये कि जो सरकारी आंकड़े होते हैं आमतौर पर, वो रोज और कॉलम्स में पता नहीं कितने मिलियंस बिलियंस रोज में होते हैं, या फाइलों में, संचिकाओं में, रिपोर्ट्स में होते हैं। हमने उन सारे डेटा पॉइंट्स को, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में था या दूसरे फॉर्मेट में था, उनको हमने एक क्लीन डेटा करके, और जितनी ही भारत सरकार की स्कीम्स हैं डीएसटी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनको हमने एक डैशबोर्ड के माध्यम से न सिर्फ पॉलिसी मेकर्स के लिए बल्कि आम जनता को ये बताने के लिए कि आपके पैसे से जो अनुसंधान हो रहा है इस देश में, उसकी पहुंच कहाँ कहाँ किस किस रूप में हो रही है और उसमें किस किस तरह के परिवर्तन की संभावना आप भी देखते हैं और सरकार भी देखती है। तो एक तो सरकार को ये सहूलियत होती है कि वो उन गैप एरियाज को ढूंढे, और पब्लिक को ये पता चलता है कि हम किस अनुसंधान के क्षेत्र में पीछे हैं, ताकि हम अपनी संस्थाओं को, जो वहाँ की स्थानीय संस्थाएं हैं, उनको वो प्रेरित कर सकें कि आप भी ये करिए जैसा कि बाकी राज्यों में हो रहा है। और दूसरा कि जो इसके बेनिफिशियरीज हैं, जो साइंटिस्ट हैं या जो कॉमन पर्सन है जहाँ पे टेक्नोलॉजी डिप्लॉय होती है, उनको ये पता चलता है कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसमें संभावनाएं कितनी हैं और उसका लाभ हमको कितना मिल रहा है, और उस गैप को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस डैशबोर्ड के पीछे मकसद यही है कि जो भी सरकार ने किया है या जो सरकार को करना चाहिए, उसके बीच का जो गैप है उसको हम बहुत ही आकर्षक तरीके से और बहुत ही यूजर फ्रेंडली तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें।
जैसे एक बताऊं कि एक हमारी बच्चों के लिए स्कीम है मानक, जिसमें क्लास 6 से क्लास 10 के बच्चे जो है वो अपनी वैज्ञानिक जो उनकी समझ है उसके हिसाब से हमको अपनी कोई प्रोजेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट भेजते हैं। तो आज से 4 साल पहले जब मैंने डैशबोर्ड का काम शुरू किया था तो स्थिति ये थी कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो सिलेक्शन था बच्चों का वो तकरीबन 20-22 राज्यों की जो कुल संख्या थी उससे ज़्यादा थी, मतलब इतना स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन था। आज की तारीख में जब मैं बात करूं तो जिनको हम बीमारू स्टेट्स कहते हैं, बीमारू राज्य कहते हैं, वहाँ से लेकर के और डिस्ट्रीब्यूशन पूरा इक्विटेबल तो नहीं हुआ लेकिन बहुत इक्विटेबल हो गया। उसके अलावा हम जेंडर सेंसिटिविटी के हिसाब से, सोशल जस्टिस के हिसाब से भी इन स्कीम्स को ट्वीक कर रहे हैं डैशबोर्ड की मदद से। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है स्कीम को बदलते हुए, प्रोग्राम को बदलते हुए डैशबोर्ड की सहायता से। वो हमको एक टूल देता है इस बात को समझने के लिए कि हमने कौन से निर्णय उपयुक्त नहीं लिए हैं और कैसे हमको उसको और बेहतर और उपयुक्त बनाना है। आईआईटीज को लेके और सर्व फेलोशिप्स पर जो काम हुआ है उसके बारे में देखिए, ये जो फेलोशिप्स हैं सर्व के, वो नेशनल इंपॉर्टेंस के तो हैं ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी बहुत ख्याति है और इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। तो इस डैशबोर्ड के माध्यम से एक तो हमने जितने भी हमारे फेलोज हैं जो इन फेलोशिप्स के, उनकी एक पूरी हमने लिस्ट बना दी है, जो कि आप जिस भी राज्य पे अपना कर्सर ले जाएंगे कंप्यूटर पे तो आपको उनकी पूरी सूची दिख जाएगी। आपको ये भी दिखेगा कि वो महिला हैं या पुरुष हैं, आपको ये भी दिखेगा कि वो किस एज ब्रैकेट में है, मतलब हम किस फेलोशिप में किस एज ब्रैकेट के लोगों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और आपको ये भी दिखेगा कि किसी राज्य में यदि फेलोशिप्स कम है तो क्यों है। यदि आपके पास संस्थाएं कम है जहाँ पे रिसर्च नहीं हो सकता, जहाँ पे आपकी संस्थाएं जहाँ पे कि उच्चतर अनुसंधान के अवसर नहीं है, तो आपको उस तरह की फेलोशिप दी नहीं जाती, क्योंकि फेलोशिप सिर्फ पैसा नहीं है, आपको उसके साथ प्रोजेक्ट भी करना होता है। तो ये जो डैशबोर्ड है वो वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो रणनीतिकार हैं, वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वहाँ के जो राजनीतिक वहाँ का नेतृत्व है, उन सबको ये एक टूल देता है कि कैसे इन फेलोशिप की भागीदारी से उनको इसमें शामिल करें। बस चलते चलते ये बताइए कि एक आम आदमी अगर एक्सेस करना चाहे इस डैशबोर्ड को, क्या वो कर सकता है और कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। डीएसटी पे इसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से लिंक से आप ये ऑनलाइन जा सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। न सिर्फ आप देख सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। विश्व सांख्यिकी दिवस के उपलक्ष्य में डीएसटी के चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स अखिलेश झा को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। I have a message for youth of our country. The message is wings to fly. Will you repeat, all of you, so it will record very nicely? I am born with potential. Born with potential. I am Born with goodness with goodness and trust. and trust. I am born with ideas and dreams. Ideas and dreams. I am born with greatness. Greatness. I am born with confidence. Confidence. I am born with wings. Born with wings. So I am not I'm not meant for crawling, crawling because I have wings. I have wings. I will fly. I'll fly. I will fly. I'll fly. I'll fly. I'll fly. Education gives you wings to fly. भारत के अनमोल रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान देश सदा याद रखेगा। खासतौर से हमारे छात्र उनके जयंती के उपलक्ष्य में हैदराबाद चलते हैं और मिलाते हैं डॉक्टर कलाम के सहकर्मी सहलेखक सुविख्यात मिसाइल वैज्ञानिक प्रोफेसर अरुण तिवारी से। तुमने फिर शुरू कर दी दुर्लभ हीरों की खोज। आइए सुनते हैं कलाम कलम, कमाल की लेखनी। प्रोफेसर अरुण तिवारी जी, अक्टूबर माह में आपसे बात करना ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि हम इस समय भारत के अनमोल रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पे याद करते हैं। आपने उनके साथ अपने जीवन के बहुत कीमती समय बिताए हैं। उनके साथ मेरे ख्याल से 5 किताबों का सहलेखन भी किया है। हम चाहेंगे कि आप डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व और उनके कार्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ जरूर शेयर करें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मैं आधुनिक युग के ऋषि के रूप में देखता हूँ। मुझे 1982 से 2015 में जब तक महाप्रयाण उनका हुआ तो 33 वर्ष तक मुझे उनकी छाया में रहने का धन्य भाग मिला जी। तो जब मैं उनको तमिल भाषा में बात करते हुए देखता सुनता था तो मुझे लगता था कि मैं अगस्त ऋषि के सामने खड़ा हूँ। जी।
फिर जब वो हमारे जो मिसाइल हैं उनको हमें बताते थे कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो विश्वामित्र मुनि ऋषि की तरह लगते थे। और बाद में जब आध्यात्म का रूप प्रचुर हुआ, मैंने उनके साथ किताबें लिखी, उनके साथ यात्राएं की, उनको बड़े बड़े लोगों के साथ बात करते हुए, तत्व ज्ञान की बात करते हुए सुना, देखा, तो मुझे वो कपिल ऋषि की तरह लगे। तो एक ऐसा लगता था कि जीवंत एक ऋषि जो है वो आदिकाल से निकल के हमारे सामने मानव स्वरूप में खड़े हैं। प्रोफेसर तिवारी, मिसाइल वैज्ञानिक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और वो भी बातचीत करने के लिए। इस दुर्लभ मुलाकात का हमारे श्रोताओं को तभी लाभ होगा जब आप अपने माध्यम से उन कुछ खास बातों को हम जान पाएंगे जो आपने अपने व्यक्तित्व में अनुभव किया जब आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ थे, और इसके अलावा आपका खुद का जो व्यक्तित्व था वो कितना निखरा इन सारे रूपों में आके, एक चिंतक के रूप में, एक मिसाइल वैज्ञानिक के रूप में। देखिए, मिसाइल तकनीक एक जो जिसको हम टेक्नोलॉजी की दुनिया कहते हैं, उसका जो सबसे हाई एंड होता है, उसका एक सबसे परिष्कृत स्वरूप होता है। तो कितनी बड़ी एक शक्ति होती है मिसाइल के अंदर, वो उसको अचूक रूप से नियंत्रित करना बड़े हुनर का काम है। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में साइंटिस्ट और इंजीनियर एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें एक टीम भावना जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। और ये सारे जो मिसाइल वगैरह हैं, इसमें जो देश की सर्वोच्च नेतृत्व है उसकी कटिबद्धता अनिवार्य है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात मेरी तब समझ में आई कि जो तकनीक होती है, प्रौद्योगिकी होती है, वो कपड़े की तरह है। अच्छा। आप उसकी कमीज सिलवा लीजिए, आप उसका कुर्ता सिलवा लीजिए, तो खाली किसी भी तकनीक को, ये मिसाइल की तकनीक है या ये हवाई जहाज की तकनीक है या ये सोच, मुझे कलाम साहब के माध्यम से इसको विकसित करने का मौका मिला, विस्तारित करने का मौका मिला। और तकनीक का कल्याण के लिए किस तरह से यूज़ हो सकता है, जिस तकनीक को हम मिसाइल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसको चिकित्सा विज्ञान में इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे उसको और समाज के कल्याणकारी चीज़ों के बारे में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो जो अंतर्दृष्टि डॉक्टर कलाम के माध्यम से मुझे मिली जी, वो एक बहुत बड़ा मेरे जीवन में उससे बदलाव आया। और सही कहें तो डॉक्टर कलाम की कमी बहुत खलती है। आपका जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ अनुभव रहा और उनके साथ जो लिखन और लेखन का कार्य रहा, वो कितने सालों तक था और कितनी किताबों तक सिमटा रहा? देखिए, ये लिखने की बात जो थी, ये 1992 में जब कलाम साहब दिल्ली चले गए जी, और उन्होंने कहा कि अब आप जो इस मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसको सामाजिक कल्याण के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। तो तब उनको बहुत भाषण देने पड़ते थे, तो उस भाषण की तैयारी में उन्होंने मेरा सहयोग लेना शुरू किया और इस तरह से मेरे अपने दिमाग की खिड़कियां खुली और अलग अलग विषयों के ऊपर जानने का मौका मिला। तो तब मैंने ये महसूस किया कि उनकी किताब, उनकी आत्मकथा लोगों तक आनी चाहिए। तो इस तरह से विंग्स ऑफ फायर लिखी गई जी, जिसको अग्नि की उड़ान हम कहते हैं। तो 1999 दिसंबर के महीने में हमने उस किताब को प्रकाशित किया था और आज 22 साल हो गए। 20 लाख से ज़्यादा किताबें जी ये बिक चुकी हैं। कई संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर इसके पाठ्यक्रम का ये हिस्सा हैं और मुझे आज विंग्स ऑफ फायर के सहलेखक की तरह जाना जाता है। वही मेरी संज्ञा बन गई है, वही मेरा नाम बन गया है और ये बड़े एक संतोष का विषय है। कलाम जी जो थे वो मिसाइल वैज्ञानिक थे, वो हमारे राष्ट्रपति रहे, वो हमारे देश की प्रेरणा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कलाम जी एक शिक्षक जो चाहते थे कि वो उनका एक अलग सा ही झुकाव था यंगर जनरेशन को लेके। तो आपका तो सबसे ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत हुआ है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, कलाम साहब की अगर हम बचपन की तरफ देखें जी, तो निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। रामेश्वरम एक सुदूर प्रदेश है जहाँ कोई साधन नहीं थे, तीर्थयात्री कुछ आते थे, उसके अलावा कोई आता जाता नहीं था और धन का बड़ा अभाव था। तो हर स्तर पर कलाम साहब को कुछ ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया, उनको सहारा दिया, उनको रास्ता दिखाया। ये जो उंगली पकड़कर चलना कहते हैं, वो उसका भाव का कई शिक्षकों की तरफ से आया। तो कलाम साहब ने हमेशा अपने आप को
एक ऋणी के रूप में समझने की कोशिश की। और फिर जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पूरे देश में सारे स्कूलों की यात्राएं की, एक अलग से एक एफर्ट्स करते थे वो जाने के लिए, और उनका ये मानना था कि वो उस कर्जे को उतार रहे हैं। वो जो ऋण उनके ऊपर उनके टीचर्स का था, वो बच्चों को प्रेरित करके उस कर्जे को चुका रहे थे। और बच्चों के बीच में वो खुश भी ज्यादा रहते थे। नहीं, वो तो अब ऐसा है ना, जब कर्जा चुकाते हैं, जब EMI चली जाती है तो खुशी तो होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके निजी जीवन में कलाम जी के कारण कितने बदलाव आए? अब इसमें बदलाव क्या है, जो पूरा हमारा जो नाव थी जी, अब वो हम तो उन्हीं की पतवार के सहारे चली, तो अब उसमें अलग से तो कुछ नहीं कह सकते। सारा जीवन उन्हीं के हिसाब से आगे बढ़ा जी। और पूजनीय है हमारे लिए। तो डॉक्टर कलाम से परिचय होने के पूर्व जो एक हमारा भारतीय संस्कृति में एक सिद्धांत है, साधन चतुष्टय जी, तो उसमें एक जो से शिष्य की तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी मेरी पंतनगर में हो चुकी थी। जी तो मैं तैयार होकर हैदराबाद आया था। जी जी, तो उसमें शम, दम और उपरति ये तो मैंने पंतनगर में सीख लिए थे, और तितिक्षा और श्रद्धा और समाधान ये मुझे डॉक्टर कलाम ने सिखा दिए। जी। और उनके महाप्रयाण के बाद अब मैं समझता हूँ कि मुझ में मुमुक्षुता का भी भाव आ गया है, जी। और अब किसी संपत्ति सम्मान की दरकार नहीं है। धन्यवाद। कलाम कलम, कमाल की लेखनी। मिसाइल वैज्ञानिक, लेखक और चिंतक प्रोफेसर अरुण तिवारी को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य सीमा कुमारी और उदय शंकर, आकाशवाणी हैदराबाद। विश्व वैसे तो तर्क के लिहाज से अधिकतर धरातल की ओर देखता है, बेसिक साइंसेज में रिसर्च को लेकर, लेकिन यही दुनिया इन दिनों आसमां की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश का प्रक्षेपित किया हुआ विश्व का सबसे वजनदार रॉकेट LVM-3M2 अपने मजबूत कंधों पर 36 अंतरराष्ट्रीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के साथ। इस माह के कुछ खास दिन जैसे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड साइट डे, वर्ल्ड फूड डे और भारत में आयोजित इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हमें प्रेरित करते हैं बेसिक साइंसेस की ओर गंभीरता से देखने के लिए। मिशन लाइफ भी इसी की एक अहम कड़ी है। विनम्र नमन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यानी ORS के जनक जाने माने अंतरराष्ट्रीय बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को। उनका कालजयी अनुसंधान समग्र मानवता का स्वास्थ्य की दृष्टि से मार्गदर्शन करता रहेगा, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के क्षेत्र में। समय का यह पड़ाव प्रोफेसर मेघनाथ साहा, प्रोफेसर जानकी अम्माल, प्रोफेसर आत्माराम, डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर S चंद्रशेखर जैसी विज्ञान विभूतियों के जीवन चक्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके अतुलनीय योगदान को पत्रिका का सादर नमन। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।